नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घर। अमीशा, ए अमीशा, उठ जा, अब कितना सोएगी? घड़ी देख जरा, 9 बज रहे हैं। नुपुर ने निश्चिंत सोती अपनी प्रिय सखी की चादर बेदर्दी से खींची तो वह झुंझलाकर ऊंगे स्वर में बोली, सोने दे यार, 9 ही तो बजे हैं। सुबह के 9 बजे का मतलब पता है? 1/4 दिन निकल गया है। आह, क्या बात है, आज मैंने छुट्टी का 1/4 दिन वसूल लिया। थोड़ा और वसूलूंगी। अमीशा नींद में कुछ मुस्कुराते हुए बुदबुदाई तो नुपुर ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तेरी नींद छुड़ाने के लिए क्या करूं? कुछ नहीं कर, बस ऐसे ही पड़े पड़े सोने दे। ये नींद बड़ी प्यारी है मुझे, इसी को तो तरसती हूँ। नुपुर की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होते देख वह उनींदी अधखुली मिचमिचाती आँखों से उसे देखती हुई फिर बोली, परसों से ट्रेनिंग सेशन और सेमिनार शुरू हो जाएगा, फिर वापस वही बैंक काम और भागम भाग। अभी छुट्टी पर हूँ तो सोने देना। यहाँ क्या सोने आई है? उठ जा। नुपुर ने जबरन चादर खींचकर कुर्सी पर डाल दी तो अमीशा झुंझलाकर बोल पड़ी, तंग मत कर यार, तू तंग कर रही है मुझे, अब सोने नहीं दूंगी। नुपुर बरजोरी पर उतर आई। अपनी मम्मी और अमीशा मौसी की अजीबोगरीब बाल सुलभ खींचातानी और सवाल जवाब से हैरान नन्हा अर्णव मुंह पर हाथ धरे खिलखिलाकर हंस दिया। कमर पर दुपट्टा घोंसे नुपुर ने झटके से पर्दे खींचे। खिड़की को बेधती धूप की चौड़ी पट्टी अमीशा के मुंह पर सीधी आ पड़ी। वो कसमसाकर अपने तकिए को सुरक्षित स्थान पर अंदाजे से रखती हुई अपने लेटने की दिशा मुद्रा बदलने लगी। इस बीच भी उसकी आंखें बंद रहीं। ये देख नुपुर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। क्षण भर उसे देखने के बाद वो उसके कंधे झिझोड़ते हुए फिर बोली, ओ मैडम, ऐसे ही सोती रही तो मिल चुकी 11 बजे वाली बस ये सूचना त्वरित काम कर गई। आंखें नीचे जबरन पड़ी अमीशा की सारी नींद गायब देख नुपुर की हंसी निकल गई। तिरछी नज़र से वह अमीशा को देख रही थी जो हैरानी से कह रही थी, हैं? बस? हम बस से जा रहे हैं? पर क्यों? आश्चर्य से भरी अमीशा इस प्रश्न के साथ लगभग उठकर बैठ गई। विस्मय से परिपूर्ण नजरें नुपुर पर टिकाती हुई बोली, तेरी गाड़ी ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है मेरी गाड़ी, पर स्कूटर में 4 लोग कैसे आएंगे? अमीशा डियर, इत्मीनान से चादर की तह लगाती नुपुर बोली तो अमीशा घूरती हुई खीजे स्वर में बड़बड़ाई, अब तू फालतू के जोक मारना बंद कर। मैं स्कूटर की नहीं, तुम्हारी कार की बात कर रही हूँ। कार? नाटकीयता के साथ हैरत दिखाती आंखें बड़ी बड़ी करते हुए नुपुर बोली, मैडम, पहले घर तो बन जाए, फिर कार भी आ जाएगी। आ जाएगी मतलब? कार नहीं है क्या? फिलहाल तो नहीं है। नुपुर के चेहरे पर निर्विकार भाव आए और बड़ी शांति से वह उसके बिस्तर पर तकियों की दशा और दिशा सुधारने लगी। अमीशा कार न होने को लेकर विस्मयकारक भाव लिए कुछ यूं छटपटाई मानो उसने चेहरा पूंजी में सूखे की खबर सुन ली हो या सोने के दामों में अचानक भारी गिरावट आ गई हो। अपने माथे पर हाथ रखते हुए वह अपनी हतबुद्धि सहेली के सीमित ज्ञान पर तरस खाते हुए बोली, हे भगवान, आजकल तो कार कंपनियों ने हर ऐरे गैरे को बजट कार दिलवाने की कसम खाई है। सेकंड हैंड कारें तो स्कूटर के दामों पर बाजार में अटी पड़ी हैं। कार के लिए लोन देने वाले हाथों में लोन लिए कतारों में खड़े हैं। आज के समय में कार खरीदना कितना आसान है, फिर भी तुम्हारे पास कार नहीं है।
क्या करूं, अब पैसे नहीं हैं इतने। अरे फिर वही बात, यहाँ तेरी अच्छी खासी तनख्वाह है, जयंत जीजू भी बढ़िया कमा रहे हैं, बावजूद इसके तुम लोगों के पास कार खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। अरे बड़ी नहीं तो छोटी कार ही ले लेती, ऊंचे सुर में बोलती अमीशा को नुपुर ने हाथ के इशारे से पहले तो चुप कराने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं मानी तो नुपुर उसके मुंह पर हथेली रखकर बाकायदा चुप कराते हुए बोली, अरे धीरे बोल, मेरा बजट क्यों बिगाड़ने पर तुली है। जयंत ने सुन लिया तो फिर पीछे पड़ जाएगा। कितनी मुश्किल से तो उसे रोक रखा है। उसका बस चलता तो 3 साल पहले ही कार ले लेता। वो तो मैं हूँ जो जिद पर अड़ी हूँ कि पहले घर फिर कार। पर घर तो है तुम लोगों के पास। हाँ है, पर किराए का। हाँ हाँ किराए का है तो क्या, घर नहीं कहलाएगा। जयंत जीजू सही तो बोल रहे हैं, कार की तो ज़रूरत अभी है। तुम 3 लोग स्कूटर में फिट कैसे आते हो। दिल्ली में स्कूटर चलाना रिस्की भी तो कितना है। अच्छे खासे घर में रहने के बावजूद तुम बेघरों जैसा अफसोस जता रही हो, हद है। अमीशा की नाराज़गी पर नुपुर कुछ पल के मौन के बाद बोली, अमीशा ये किराए का घर अपना नहीं लगता है। बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, पर घर तो अपना चाहिए। एक बार घर हो जाए तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे जुट ही जाएंगी। कारवार सब शो ऑफ है, मैं दिखावे में विश्वास नहीं करती हूँ। और फिर सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है। मेरी प्राथमिकता मेरा अपना घर है, बाकी सब बाद में। इसका मतलब जब तक घर नहीं बनेगा तुम इस घर के लोगों को चैन से जीने नहीं दोगी। मतलब आक्रामक मुद्रा में कमर पर हाथ धरे अमीशा के बोलने पर विस्मय से नुपुर ने पूछा तो अमीशा ने जवाब दिया, मतलब ये कि तुम बचत के नाम पर मर मर कर जियोगी। जीना ही पड़ेगा मेरी जान, बचत बहुत ज़रूरी है। बात को टालने के अंदाज में नुपुर ने बहस करती सखी के गले में बाहें डालकर संयमित सुर में कहा, पर अमीशा तो आज चल रही बहस में हर हाल में अपनी जीत दर्ज करवाना चाहती थी। अपनी आवाज़ तेज करके एक एक शब्द पर बल देते हुए अभी भी बोल रही थी, आजकल लोन आसानी से इसलिए मिलता है ताकि ज़रूरत के समय हम चीज़ें जुटा सकें। कहते हुए कार और घर के बीच हो रहे मैच को ड्रॉ घोषित करने की मुद्रा में अपने दोनों हाथों को फैलाए चल रहे विवाद पर विराम ऐलान करने की घोषित मुद्रा में आ गई। फिर अपनी सखी को खींच खांच कर गुसल खाने की ओर लगभग धकेलते हुए बोली, तैयार हो जा मेरी माँ, तेरी पसंद का पोहा बनाया है। इस अद्भुत नज़ारे के दर्शन के उपरांत अर्णव भागकर जयंत के पास लगभग हाँफते हुए पहुंचा। उसकी मम्मी उसके अलावा किसी और को भी जबरदस्ती बाथरूम की ओर धकेल सकती है, ये उसकी कल्पना से परे था। 2 बड़े लोगों के बीच बच्चों सी बहस उसके लिए कौतुक का विषय था। वैसे देखा जाए बड़ों में पापा के ऊपर भी उसने कई बार मम्मी को रौब गांठते देखा है, पर उसमें उसे आश्चर्य नहीं होता था। हाँ, मुँह बोली मौसी के साथ अमुक व्यवहार अवश्य विस्मयकारी था। उसके नज़रिए से देखें तो फिर मौसी बाहर वालों में ही शामिल है। वो अलग बात है कि बात बात में मम्मी कह उठती है कि अमीशा मौसी तो घर की है, पर यहाँ कहने और होने में फ़र्क उसने महसूस किया और अपने विवेक से निर्णय लिया। जो हमेशा घर में ना रहे वो तो बाहर का ही हुआ। पापा के सामने तो मम्मी किसी खास व्यवहार प्रदर्शित की चेतावनी नहीं देती हैं, पर मौसी के सामने उसे हमेशा ढंग से रहने की हिदायत दी जाती है। अमीशा मौसी के सामने ऐसे रहना, ये मत करना, वो मत करना, ये मत मांगना,
इतनी बंदिशें तो किसी बाहरी के सामने ही होती है। पापा के सामने तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, उल्टे बढ़ावा दिया जाता है, कहा जाता है उनसे मांगो, उनसे पूछो वगैरह वगैरह। तो हुई ना मौसी बाहर की। वो अपने बाल मन को समझा ही रहा था कि जयंत ने टोका, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? यह सुनकर वह कुछ देर पहले हुई नोक-झोंक को याद करके हंसने लगा। उतावलेपन में उसे जो भी समझ में आया वह जल्दी जल्दी अपनी भोली सरल भाषा में अपने पापा को समझाने में जुट गया। उसकी बातों में शब्द कम, हंसी ज़्यादा थी। जयंत समझे तो कुछ नहीं, पर दोनों सहेलियों की अंतरंगता और नेह भरे रिश्ते को समझ भोले अर्णव की बातों पर मुस्कुरा दिए। दोनों सहेलियों के बीच ऐसी भावहीनी तकरार कोई नई नहीं थी। दोनों के बीच खून का रिश्ता न होते हुए भी पारिवारिक संबंधों के कारण बाहर वालों को उनके नज़दीकी रिश्तेदार के होने का भ्रम हो जाता है। अमीशा की शादी जयंत के दोस्त इंदिवर से हुई है। जयंत नुपुर ने ही अमीशा और इंदिवर को मिलवाया था, जिसकी परिणति दोनों के विवाह के रूप में हुई। अमीशा अक्सर जयंत और नुपुर को अपने खुशहाल जीवन का क्रेडिट देती है। वहीं जयंत भी अमीशा को अपनी फेवरेट साली कहकर नुपुर को चिढ़ा लेता है। नुपुर चिढ़ने का स्वांग भले कर ले, पर अमीशा पर वो जान छिड़कती है। अमीशा आज भी उसकी हर बात की राजदार है। तभी तो ये लोग निसंकोच एक दूसरे से अपनी परेशानियों को साझा कर लेते हैं, एक दूसरे की समस्या निवारण का हर संभव प्रयास करते हैं। पर इस बार अमीशा अपनी सहेली की नहीं, अपने जीजू जयंत की मदद के लिए आई थी। वह नुपुर थी जिसकी कुछ आदतों का नकारात्मक असर उनके दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन पर पड़ने लगा था, क्योंकि इस बार मुश्किल में जयंत था और समस्या थी जीवन संगनी की अंतहीन बचत योजना। अंतहीन इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में घर बनवाना आकाश कुसुम तोड़ने जैसा नहीं, तो उससे कम जोखिम भरा भी नहीं है, खासकर जब एक आम आदमी द्वारा अपनी बचत से ही घर बनवाने का प्रण ले लिया जाए। घर से पहले कुछ नहीं, घरवाली के इस प्रण की खातिर बात बात पर ज़रूरतों का गला घोंटा जाए। सतरंगी सहज जीवन को विलासिता और दिखावे के चश्मे से देखकर उसे खुद से दूर रखा जाए तो क्या होगा? जाहिर है किसी हिमालय पर समाधि लगाने सा विचार आएगा। घर के स्वप्न ने जयंत और अर्णव के सहज जीवन की स्वाभाविक मौज मस्ती, जो जीवन को जीने लायक बनाती है, उसे स्वप्न सा बना दिया था। जयंत को नुपुर का साथ और पारिवारिक जीवन बोझिल और उबाऊ लगने लगा था। छुट्टियों में सब लोग कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते हैं, ताकि एक रस दिनचर्या को वेद कर अपनी झोली में कुछ इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकें। कुछ रूमानी रोमांचक यादों का संचयन किया जाए तो बाद तक अंतस को अपनी महक से सराबोर करता रहे। वर्तमान के मुट्ठी भर रोमांचक पलों को यादगार बनाकर आगामी जीवन में उत्साह, उमंग और स्फूर्ति संग वापसी की जाए। पर यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नुपुर नियोजित पथ पर चलती है। बेवजह के खर्चों से भयभीत होकर घर पर ही कैद रहना उसे पसंद है। अपने बनवाए घर में रहने की चाह ने जीवन की ज़रूरतों को फिजूल करार देते हुए उसमें बचत की संभावना देखने की आदत बना ली है, जिसने जयंत और अर्णव के साथ खुद की जिंदगी को भी बेरंग बना दिया है। ये सारी बातें जयंत ने इंदिवर और अमीशा को बताईं तो उन्हें दोनों के वैवाहिक जीवन की चिंता हुई। परिणाम स्वरूप इंदिवर और अमीशा ने गोवा घूमने का प्रोग्राम बनाया, ताकि वो जीवन में आए
परिवर्तन के फलस्वरूप राग रंग को महसूस करे। वो अलग बात है कि उनका ये प्रोग्राम असफल रहा, क्योंकि नुपुर ने हमेशा की तरह अतिरिक्त व्यवहार के भय से जाने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद ही अमीषा बिना बताए दिल्ली आ गई। हालांकि जयंत के लिए अमीषा का आना अप्रत्याशित नहीं था। हाँ, नुपुर ने जरूर उसके अचानक आ जाने पर आश्चर्य जताया। ऐसे में अमीषा ने कहा, सहेली के घर या ढोल पीट कर आऊं? मौका मिला तो चली आई। गोवा की खूबसूरती के किस्से सुना सुनाकर तेरा दिल जलाने का मौका क्या यूं ही छोड़ देती? सच बताऊं तो जयपुर में सेमिनार के लिए आना था। इंदिवर अहमदाबाद टूर पर गए हैं, तो सोचा 3 दिन की छुट्टी लेकर कुछ समय तुम लोगों के पास बिता लूं। कहकर उसे भावुक कर दिया। फलस्वरूप नुपुर उसे गले लगाते बोली, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, बड़ा अच्छा किया जो आ गई। प्रिय सहेली का अप्रत्याशित आगमन विस्मय के साथ मन के तारों को झंकृत कर गया। अमीषा के साथ समय बिताने की अनुभूति बेहद सुखद व उत्साहवर्धक थी। 3 दिनों के लिए आई अमीषा को दिल्ली घुमाने का बीड़ा नुपुर ने उठाया था। कम से कम बजट में अमीषा की अधिक से अधिक खातिरदारी करते हुए वो अक्सर उस सीमा रेखा को लांघ जाती थी जो उसकी नज़र में फिजूल खर्च हुआ करती है। जयंत खुश थे, जानते थे कि नुपुर की दिलदारी कोई स्वाभाविक सामान्य घटना नहीं हुआ करती है। ये तो सखी प्रभाव है जो बंद मुट्ठी जब तब ढीली हो जाया करती है। अपनी अमीषा मौसी के आने से नन्हा अर्णव भी बहुत खुश था। उस दिन तो वह खुशी के मारे उछल ही गया जब वीडियो गेम खेलने की उसकी थोड़ी सी जिद के आगे मम्मी झुक गई। अमीषा मौसी की शह ने उसकी सारी हसरतें पूरी की। अमीषा ने उसके लिए खूब पैसे खर्च किए। मॉल में ऊंची रस्सी में बंधकर उसने छलांग लगाई। बड़े ब्रांड नेम की अलग अलग फ्लेवर वाली महंगी आइसक्रीम खाई। एक दिन पिज़्ज़ा तो दूसरे दिन बर्गर खाए। चिप्स और चॉकलेट तो मौसी सबसे पहले खरीद कर उसे पकड़ा देती। और तो और उसकी अमीषा मौसी ने उसे हैरी पॉटर की नई बुक दिलवाई। वो इतना खर्च कर रही थी तो लोक व्यवहार के नाते नुपुर ने भी उसे महंगे रेस्तरां में डिनर करवाया। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा हर्षित रहे जयंत और अर्णव। इन दिनों इन दोनों के पांव बारे रही। सहेली की उपस्थिति में नुपुर कुछ कह नहीं पाती थी और एकांत वो उसे देते नहीं थे। जहां अर्णव और जयंत की जिंदगी में ये परिवर्तन सुखद था, वहीं नुपुर खाली समय में इन दिनों हुए अतिरिक्त खर्च का हिसाब मन ही मन दोहराती जाती। अभी भी वह मन ही मन आज होने वाले खर्च का हिसाब लगा ही रही थी कि अमीषा की तेज आवाज़ आई, नुपुर टूथपेस्ट कहाँ है? टूथब्रश स्टैंड में। टूथब्रश स्टैंड में तो टूथपेस्ट का कंकाल बचा है। अमीषा उसका मजाक उड़ाती हुई व्यंग से बोली तो नुपुर ने झुंझलाकर कहा, अरे देख ना, है अभी पेस्ट उसमें। क्या देखूं नुपुर, कहाँ से निकालूं पेस्ट, जरा बताओ। ये देख, क्या निकालूं? इस पिच के ट्यूब से। अमीषा ट्यूब लिए बाथरूम से बाहर आ गई। पिच के सपाट पेस्ट की ट्यूब को उल्टा करके लहराते हुए उसे दिखाने लगी, जो नीचे से पेपर की तरह रोल किया हुआ था। ऊबड़ खाबड़ पतले पापड़ से उस ट्यूब में पेस्ट निकाल पाने की कोई संभावना अब नहीं दिखती थी। पिच के ट्यूब को देख वह इतनी शर्मसार नहीं थी। अलबत्ता अमीषा की हास्य मुद्रा से वह जरूर झेप कर दुहरी हुई जा रही थी। रही सही कसर जयंत ने पूरी कर दी। जाने कहाँ से वो अखबार लिए आते दिखे। अमीषा के हाथों में चपटी सी मुड़ी तुड़ी ट्यूब को देख चुटकी लेते हुए बोले, तुम मेहनत मत करो, इसे नुपुर को दे दो, वो इसका बचा खुचा दम निकालकर पेस्ट निकाल ही लेगी। उसकी बात पर जहाँ अमीषा जोर से हंस पड़ी,
वहीं नुपुर खिसियाती बोली, तू रुक, मैं नया निकाल कर लाती हूँ। तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो, जरा एकांत मिले तो समझाती हूँ अच्छी तरह। ये नुपुर ने कहा तो नहीं, पर हाँ अपनी बड़ी बड़ी आंखें तरेर कर जयंत तक अपनी बात पहुँचा दी। फिलहाल तो उसे खुद ही अपनी सहेली से निपटने दो, इस विचार के साथ अटपटाते हुए जयंत ने अपना चेहरा अखबार के पीछे छुपाने में ही अपनी बेहतरी समझी। दिन भर में ऐसी बहुत सी बातें होती जिसमें कभी अमीशा राशन पानी ले नुपुर पर चढ़ जाती तो कभी नुपुर बहस में उसे परास्त कर देती। पर हाँ, एक बात तो तय रहती, चाहे कितना भी विवाद हो जाए, पर कोई किसी की बात को दिल पर नहीं लेता। किसी की कही बात से किसी का मन कभी आहत नहीं होता। विचारों के भेद मन भेद में परिवर्तित नहीं होते। अमीशा के प्रवास दौरान घर में रौनक खूब रही। दोनों सहेलियों ने स्कूल से कॉलेज के दिनों की मस्ती याद करते हुए अनेक किस्से दोहराए। दोस्ती की अंतरंगता का फायदा उठाते हुए पुराने गढ़े हुए किस्से उघाड़े गए। कॉलेज के दिनों में नुपुर के मुरीद रहे संजय की याद की गई, जो नुपुर के पीछे वाली डेस्क पर बैठता था, जिसकी डायरी के पीछे के पन्नों में दिल के भीतर एक तीर बना रहता था। उस तीर की सीध में बड़े ही आर्टिस्टिक अंग्रेजी कैलीग्राफी में लिखा होता था NU। किस तरह एक दिन वह कैंटीन में नुपुर को ताकते हुए ब्रेड पकोड़े के साथ पेपर नैपकिन भी चबा गया था, और कैसे वह नुपुर को अपने सामने देख हकलाने लगता था। और वो दिन तो भूलता ही नहीं। उफ, हंस हंस कर पेट में दर्द ही हो गया जब नुपुर को खुले बालों में देख वो दो दो सीढ़ियाँ एक साथ उतर गया। नतीजा याद करके वो खूब हंसी। वो दृश्य आज भी आंखों के सामने आता है तो कैसे वह लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा, वो भी बिल्कुल नुपुर के पैरों के पास। बेचारा खिसियाहट में पैरों और कमर का दर्द ही भूल गया। चोटिल कमर को पकड़ते उसे झट खड़े होते देख सब हंस पड़े। 1 2 3 नहीं, अनगिनत किस्से और किस्सों के पीछे की पृष्ठभूमि दोहराई जाती। कुछ दबी हंसी के साथ फुसफुसाए जाते तो कुछ पर खुलेआम ठहाके लगाए जाते। इन सब के बीच नुपुर को खिलखिलाता देख अमीशा कभी कभी कहीं खो सी भी जाती। नुपुर के हंसते चेहरे में उसे शादी के पहले वाली उस बेपरवाह नुपुर का चेहरा नजर आता, जिसे टेंशन की स्पेलिंग तक नहीं आती थी। उन दिनों अपने बनाव श्रृंगार रख रखाव के प्रति वह कितनी जागरूक रहती थी। आज की नुपुर और पुराने दिनों की बिंदास नुपुर के बीच अंतर कितना गहरा हो गया था। इन चंद पलों को छोड़ दे तो दौड़ती भागती काम में व्यस्त नुपुर के चेहरे पर एक उतावलापन और कभी खत्म न होने वाली चिंता नजर आती थी। अमीशा उसे बारीकी से पढ़ रही थी, पर नुपुर को भान ही नहीं था कि उसकी सहेली उस पर नजरें गड़ाए उसके काम करने के तौर तरीकों और भाव प्रभाव को बारीकी से जांच रही है। कहीं कोई चीज़ बर्बाद न हो जाए। ये चीज़ बेकार खरीद ली, उसमें फालतू खर्च हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इन सब की चिंता में उसका सदैव घिरे रहना छिपा नहीं रह सका था। फिजूल खर्ची के नाम पर कितनी ज़रूरी और छोटी छोटी चीज़ों पर उसका सख्त पहरा लगा हुआ था। हर चीज़ नाप तोल और सोच विचार के बाद इस्तेमाल में लाई जाती। खरीदने से पहले सोचने की हद पार हो जाती। ऐसे में किफ़ायत की आदत कहाँ रही, वो तो सनक में परिवर्तित हो गई थी। जयंत जानते थे कि ये सहज किफ़ायत नहीं है, अपितु आम भाषा में कहा जाए तो हद दर्जे की सनक भरी कंजूसी थी। अमीशा को दिख रहा था कि नुपुर का व्यवहार सामान्य नहीं है, अपितु इन सब के बीच जो सामान्य था वो था दोनों सहेलियों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास।
दोनों के बीच कभी खत्म न होने वाली भूत, भविष्य और वर्तमान को समेटे हुए ढेर सारी अनगिनत बातें, उनका दोस्ताना। तभी तो अमीषा रसोई में भी उसके साथ ही रहती। कभी कभार वह नुपुर के हाथ से काम लेने की कोशिश करती तो वह उसे प्यार से मना कर देती। अमीषा जबरदस्ती काम करवाती तो वो कुछ संकोच से धीमे स्वर में संभल कर कहती, देखना अमीषा, आलू का छिलका ही उतारना, पूरा आलू वेस्ट मत कर देना। अमीषा को हैरत से अपनी ओर देखते देख वह झट नसीहत दे डालती, छिलके को गहरा छीला जाए तो उसके साथ सारे विटामिन भी निकल जाते हैं। नुपुर काम करने से रोकती तो भी अमीषा नहीं मानती। वो तो पूरा फ्रिज पूरे हक से खोलकर खड़ी हो जाती, फिर आश्चर्य से कहती, हे भगवान, ये फ्रिज है या कबाड़ खाना? नुपुर, तेरा फ्रिज कूड़ेदान बन गया है। क्या क्या जमा कर रखा है इसमें? छोटे छोटे डब्बों में बची पुरानी सब्जियां, ब्रेड के साइड कटे टुकड़े, बची जरा सी दाल, खीरे के ये 4 टुकड़े। उफ, ये क्या है? लगता है कॉलेज के चक्कर में तुझे समय नहीं मिलता है। चल कोई बात नहीं, मैं आज तेरा फ्रिज साफ कर देती हूँ। नहीं, रहने दे, मैं कर लूँगी। अपनी सहेली से काम थोड़े करवाऊँगी। नुपुर के बोलते ही अमीषा गर्दन को एक और झटकती अदा से बोली, तेरी इस बात पर तो मेरा दिल ही टूट गया। आज मैं शाम की गाड़ी से निकल जाऊंगी क्योंकि मेहमान ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं। अपने इस स्वांग के बाद वो जवाब का इंतजार किए बिना ही शादी कार फ्रिज से सामान निकालने में जुट गई। क्या क्या भर लिया है? ये जरा जरा सी सब्जी तो किसी एक जन के भी काम नहीं आएगी, फेंकती क्यों नहीं? अमीषा की बड़बड़ाहट सुनते ही नुपुर ने उसके हाथ से बची हुई सब्जियों और दालों को वापस फ्रिज के हवाले करते कहा, ये सब काम आएंगी। सब्जियों और बची दाल आटे में गूंथकर स्वादिष्ट पराठे बन जाते हैं। मैडम, मेरे साथ रहोगी तो ये छोटे छोटे टिप्स सीख जाओगी। इतने देश भूखमरी से जूझ रहे हैं और हम अन्न सब्जी बर्बाद करें, ये ठीक नहीं है। मुझे बर्बादी अच्छी नहीं लगती है। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, पर क्या इसके लिए चम्मच चम्मच भर चीज़ें भी सहेज कर रख दें? ऐसे में नुपुर ने अन्न बचाने पर जोरदार भाषण दिया। उसके अन्न बचाओ व्याख्यान से घबराकर अमीषा बोली, चाहे उसके लिए दवाइयाँ ही क्यों ना खानी पड़े, अन्न की बचत स्वास्थ्य से बढ़कर है ना, तुम्हारी बला से। सच बात तो ये है कि ये पुरानी सब्जियाँ कभी काम आएंगी। इस चक्कर में पहले तो फ्रिज को कबाड़ में तब्दील करो, फिर अन्न सहेज कर रखो, तब तक जब तक उसका रंग न बदल जाए। फफूंद लगने की प्रक्रिया आरंभ होते ही इसे पेट में डालो। ओहो, इतना भी बढ़ा चढ़ाकर ना बोलो तुम। फ्रिज में कोई चीज़ खराब होती है क्या? हाँ हाँ, फ्रिज तो ईश्वरीय वरदान है, अनंत काल तक चीज़ें फ्रेश मिलेंगी इसमें, है ना? मान भी जा नुपुर कि तू गलत है। क्या बना दिया है फ्रिज को? खुद ही देख, जगह जगह कटोरियाँ भरी पड़ी हैं। अब ऐसी भी क्या किफ़ायत? अनायास निकले शब्दों में अपनी चिढ़ वह चाहकर भी रोक नहीं पाई। उसकी बात पर नुपुर कुछ बोली तो नहीं, पर उसकी चुप्पी बोल गई कि अमीषा के बोल उसे चुभ गए हैं। सहेली को यूं चुप देखकर अमीषा शांति से बोली, मानती हूँ कि घर गृहस्थी के मामले में तो बहुत निपुण है। लेफ्ट ओवर का प्रयोग सही है, पर एक हद तक, हद से ज़्यादा इन सब में पड़ना ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है और ना सुकून के लिए। लाइफ को हल्के से भी लेना सीखना चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि इंदिवर के पापा ने बड़ा सा घर तुम लोगों के लिए रख छोड़ा है। एक घर अपनी सेविंग से बनवा कर तो देखो, आटे दाल का भाव जल्दी ही पता चल जाएगा। तुम मेरी जगह पर खड़ी होकर सोचो, फिर पता चलेगा मनचाहा पाने के लिए कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं। मानती हूँ नुपुर, मैं तुम्हारे घर खरीदने का विरोध नहीं कर रही हूँ,
बस ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जहाँ तुम अपने परिवार के साथ हो, जब तक हो उसे भी घर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना। समझती हूँ, पर असल चैन तो अपनी छत के नीचे ही मिलता है। नहीं, यहाँ तू अब भी गलत है। जो है उसकी उपेक्षा करो, जो नहीं है उसके पीछे भागो और चैन गंवाओ। ये कहाँ की अक्लमंदी है। कहना आसान है अमीशा, पर कल के सुख की खातिर आज की खुशियों में थोड़ी बहुत तो कटौती जरूरी है कि नहीं। थोड़ी बहुत डियर, थोड़ी बहुत। पर तुम हद के समंदर पार कर रही हो। कोई समंदर पार नहीं किया मैंने। तुम नहीं जानती जयंत को फिजूल खर्ची की कितनी आदत है। और रही अर्णव की बात, तो उसे अभी से सेविंग सिखाना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। बड़ी खुशी पाने के लिए छोटी छोटी इच्छाओं का परित्याग जरूरी है। नुपुर की जिरह पर वह कुछ पल मौन रहने के बाद बोली, आज जो तुम छोटी छोटी ख्वाहिशों को नकारते हुए जयंत और अर्णव की खुशियों को मारकर सेविंग कर रही हो, वो कल तुम्हारे घर का सपना तो पूरा कर देगा, पर तुम्हारे आज को गवा देगा। बात के लिए रखी चीज अपना स्वाद रंग बदल देती है, फिर चाहे वो खाने की चीज हो या हमारा रहन सहन, हमारी इच्छाएं। सबकी कीमत एक नियत वक्त तक ही सीमित है। हमारा कल हमारे आज पर ही निर्भर करता है। निर्लिप्त भाव से नुपुर ने कहा। बात को रबर की गेंद की तरह टप्पा लगाकर वापस अपनी जगह पहुंचता देख अमीशा को हंसी आ गई। माहौल को हल्का बनाने की गरज में वह हंसते हुए बोली, ये सूक्तियों वाली भाषा तो मत ही बोल। 100 बात की एक बात यह कि जरा अपनी शक्ल देख कैसी हो गई है। देखकर लग रहा है कि कब से पार्लर का मुंह नहीं देखा। पार्लर के नाम पर तो नुपुर चिहुक उठी। आज बहस का कोई अंत नहीं था। मुद्दा घर से भटका तो ब्यूटी पार्लर में प्रवेश कर गया। अब बस ये मुझ पर मत थोप। ब्यूटी पार्लर फिजूल खर्ची की खदानें होती हैं और ब्यूटिशियन तो पूरी डकैत। इनका तो काम ही है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाओ और सुंदरता के नाम पर लूटो। नुपुर के बड़बड़ाने पर जल्दी से कान में उंगली डाले अमीशा मस्ती में बोली, बस बस, आज का एजेंडा मिल गया है। तुम मेरे साथ ब्यूटी पार्लर जाओगी, ये तय है। वहाँ से वापस आने के बाद पार्लर वालों के खिलाफ फ़ायदे नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर लेना। आज के 4-5 घंटे ब्यूटी पार्लर के हवाले। कल सेमिनार में मुझे भी तो सुंदर दिखना है। नुपुर की हाय तौबा और ब्यूटी पार्लर को लूट की खदानें बताने वाली नुपुर की परवाह किए बगैर अमीशा उसे जबरदस्ती पार्लर ले गई। वहाँ काम करने वालों के हाथों और बोली में मानो सम्मोहिनी शक्ति घुली थी। कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इस बारे में ज़्यादा देर वह सोच विचार कर ही नहीं पाई। चांदनी रात में नौका विहार सी कुमारी ने उसे मदहोश सा कर दिया। ब्यूटिशियन के हल्के हाथों की लयबद्ध थाप और वहाँ बजते मधुर संगीत ने तो उसे दूसरे लोक में पहुँचा दिया था। मीठी बोली के साथ सेवा की जा रही थी। गुनगुने पानी में पैरों को डुबोया जा रहा था। सेवा में जुटी लड़कियों ने उसे महारानी होने का सा एहसास दिया। वैक्सीन की खिंचती स्ट्रिप से होने वाला दर्द स्वयं की स्निग्ध त्वचा को देख खुद ब खुद दूर हो जाता था। बार बार वह अपनी कोमल त्वचा पर हाथ फेरती तो ऐसा लगता मानो उसका कायाकल्प हो रहा हो। नुपुर पर जैसे मोहिनी सी छा गई थी। नक से सिक तक एक के बाद एक ट्रीटमेंट लेती गई। पार्लर से निकलते समय जब उसे भारी बिल थमाया गया तो वह अपराध बोध से भर उठी। यहाँ अमीशा ने साफ कह दिया था कि दोनों अपने अपने बिल का भुगतान करेंगी। बाहर निकलते ही उसने अमीशा पर ताना मारा, आज तो मैं अप्सरा ही लग रही होंगी। अप्सरा का तो पता नहीं, पर हाँ तुम मेरी पुरानी वाली नुपुर जरूर लग रही हो। वादा करो हर महीने आओगी।
हर महीने ऐसी फिजूल खर्ची की तो बन चुका मेरा घर। घर को छोड़ घर वाले को देख, ऐसी बेरौनक रही तो कहीं और दिल लगा लेंगे हमारे जयंत जीजू। रहने दो, कुछ भी बोलती हो, जयंत ऐसे नहीं है। इस बार सहेली का ताना उसे कुछ चुभ गया। पार्लर में हुए खर्चे से उत्पन्न अपराध बोध से पल भर मुक्त होती भी तो अगले पल वह उसे फिर दबोच लेता और वह अमीषा से पूछ बैठती, कैसी लग रही हूँ? कुछ फर्क पड़ा क्या? सच सच बताओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है। बेकार में ही 2,500-3 हजार का चूना लगा दिया। अमीषा जानती थी खुद पर किए खर्च के अपराध बोध से निकलना उसकी सखी के लिए आसान नहीं था। घर आकर वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। चुपचाप बैठी नुपुर की आंखें अमीषा ने सहसा बंद की, फिर यूं ही आंखें बंद रखने की हिदायत देते हुए जल्दी से उसके कंधे पर कुछ डाला। मखमली एहसास को उंगलियों से महसूस करते ही उसने झट से आंखें खोल दी। अपने ऊपर नीले रंग की कशीदाकारी पहचानी सी साड़ी देख उसके मुंह से आह निकल गई। अरे ये कहाँ से आ गई? ये साड़ी तो उसी दिन तुझसे दिल लगा बैठी थी जब हमारी नुपुर रानी ने बड़े प्यार से इसे निहारा था। तुझे क्या पता, ये तो उसी पल तुझ पर लट्टू हो गई थी। तुम तो बेदर्दी से इसे उसी शॉप में छोड़ आई, पर मुझे इस पर तरस आ गया और मैं इसे तुम्हारे पास ले आई। अब तुम इसे गले लगाकर इसका और मेरा दिल रख लो। मेरी प्यारी बहना, क्या बेकार की बातें बना रही है? साड़ी मुझ पर लट्टू हो गई। अब ये भी बोल दे कि ये मुझसे लिपटने को बेताब थी। हाँ और नहीं तो क्या, पागल है तू? क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? उलाहना देती नुपुर अपनी दृष्टि उस पर टिका ना सकी तो अचकचाकर आंखें नीची कर ली। 2 दिन पहले की बात याद आई जब विंडो शॉपिंग के मूड से तफरी को निकली। वो दोनों एक मॉल में जा पहुंची थी। चकाचौंध से भरी साड़ी की दुकान में घुसते ही नुपुर की नज़र एक नीली साड़ी पर पड़ी। शिफॉन की साड़ी पर महीन धागों से की गई काशीदाकारी दिल में उतर गई थी। सबकी नज़र बचाकर टैग उठाया तो 6,000 कीमत पर नज़र पड़ते ही उसने उस साड़ी पर से हाथ जल्दी से हटा दिया। उसकी नज़रों को पड़ते हुए अमीषा ने टोका, अच्छी लग रही है तो ले लो। फालतू है कहकर वह आगे बढ़ गई। अपनी प्रिय सहेली के लिए अमीषा ने चुपके से वो साड़ी जाने कब खरीद ली। सुन, मुझे इसका हिसाब बता देना, नुपुर बोली तो अमीषा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ बता दूंगी, पर हिसाब लगाने में समय लगेगा। आखिर साड़ी का ही हिसाब थोड़े ही होगा। हमारी दोस्ती पर हमने क्या क्या खर्च किया वो भी तो जोड़ना होगा। लंबा हिसाब होगा क्योंकि साड़ी के पैसे तुझसे लेने के बाद हमारी दोस्ती भी तो खत्म होगी ना, तो उसका हिसाब किताब। चुप रहे, नुपुर ने जल्दी से उंगलियों को उसके होठों पर रखा, फिर उसे गले लगाकर बोली, तू भी ना कुछ भी बोल देती है। गिफ्ट देना था तो गिफ्ट की तरह देती। इतनी महंगी साड़ी कोई देता है क्या? वैसे ये तुम पर भी बहुत अच्छी लगेगी। अब मुझे गुस्सा तो मत दिला। कैसे छिपा कर लाई थी मेरे इस सरप्राइज की धज्जियाँ मत उड़ा यार। अमीषा ने नाराजगी से कहा तो नुपुर भीगे शब्दों में बोली, मुझे तो बस ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाई। इस बात पर नुपुर को खुद से लिपटाती हुई अमीषा बोली, ये जो 3 दिन तुम लोगों ने मुझे दिए हैं वो इस साड़ी से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। मैं तेरी सबसे पक्की सहेली होने के नाते कितना कुछ बोल जाती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है? अरे ना रे, कहते हुए उसने अपनी गल बहियाँ उसके गले में डालते हुए बोली, तू कुछ और दिन रुक जा अमीषा, बड़े दिनों बाद हल्का हल्का सा लग रहा है। सोच ले, अगर रह गई तो तेरे सपने का क्या होगा?
सपने की परवाह है मुझे, पर जो समय तुम्हारे साथ बिताया वो भी कम सुखद नहीं। सच बड़ी याद आएगी ये हल्की फुल्की मस्तियाँ। जयंत और अर्णव के साथ भी ऐसे हल्के फुल्के क्षण बिताया कर जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। कुछ सोचते हुए नुपुर बोली, तो कल पक्का जा रही है, रुक नहीं सकती एक दिन और? मैं रुक गई तो तुम्हारा सारा बजट फेल हो जाएगा। तुम्हारे अपने नए घर का क्या होगा? होगा क्या? कुछ दिन, महीने या साल, या कुछ और साल पीछे खिसक जाएगा। ये तुम कह रही हो? हाँ तो क्या, कोई बेघर थोड़े ही ना हूँ। याद रखना अपनी बात, अच्छी तरह सोच ले। हाँ सोच लिया, ये हुई ना बात। अमीशा ने हथेली आगे की तो नुपुर ने उस पर हाथ मारकर मन में जन्मी कुछ नई भावनाओं की पुष्टि की। उस शाम दोनों सहेलियों ने घर पर गप्पे मारने का निश्चय किया। देर रात तक दोनों अपनी अपनी बातें, भावी योजनाएं, सलाह मशवरे और नसीहतों को एक दूसरे के संग साझा करती रहीं। रात को जयंत उनकी बातों में शामिल होने के इरादे से आए और बहाने से बोले, भाई तुम लोगों को आज सोने वोने का इरादा है या नहीं? जीजू, आपकी बीवी आपको कल मिलेगी मेरे जाने के बाद। आज आप जाइए और आराम से सोइए। ये आज वहाँ नहीं आने वाली, हमें बड़ी गप्पे मारनी है। अमीशा की बात सुनकर जयंत हंस पड़े। जब लगा कि उनकी उपस्थिति से वो दोनों सहज नहीं है तो वह कुछ देर बैठकर सोने चले गए। देर रात आंखें मुदने तक दोनों सहेलियां बतियाती रहीं। सुबह भाव भीने माहौल में अमीशा ने विदा ली। उसके जाने के बाद घर में फैले सूनेपन से निजात पाने के लिए कॉलेज जाने का निर्णय नुपुर ने लिया, पर वहाँ भी वह थकान से बुझी बुझी रही। घर आई तो थोड़ी देर में ही अर्णव आ गया। भूख भूख चिल्लाते अर्णव को फ्रिज में रखा खाना गरम करके दिया। फ्रिज में थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ रखा था। शाम को लेफ्ट ओवर से काम चलाने का निश्चय लेकर वह बिस्तर में जो जा पड़ी तो आंखें जयंत के आने पर ही खुली। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फैले घर को समेटते हुए कुर्सी पर रखे साड़ी के पैकेट को खोला तो अमीशा की याद आ गई। आईने में चेहरा देखा तो पाया पार्लर वालों की मेहनत जाया नहीं गई थी। अमीशा की दी हुई साड़ी को कौतूहलवश उठाया। जैसे ही तह खुली, अमीशा का लिखा हुआ पत्र गिरा। कौतुक से उसे उठाया तो पढ़ती ही चली गई। मेरी प्यारी सखी, कितनी सुंदर लग रही है इस साड़ी में, बिल्कुल खिली खिली सी। तेरी जिंदगी भी इतनी सुंदर हो, यही मेरी कामना है। अपने चेहरे की रौनक को चिंताओं के हवाले करके मुरझाने मत देना। जीवन को उमंग उल्लास से जीने के लिए थोड़ी कीमत चुकानी भी पड़े तो जयंत जीजू और प्यारे अर्णव के चेहरे की मुस्कान देख उसे सह जाना, वो भी मुस्कुराते हुए। कल की चिंता में अपने आज को होम मत करना। आज की खुशियों का मोल अपनी जगह और कल का सुरक्षित भविष्य अपनी जगह। दोनों में संतुलन और तालमेल को बिठाना सीखना। पत्र पढ़ते हुए नुपुर के चेहरे पर मुस्कान आई ही थी कि अगली पंक्ति पढ़कर वो हंस दी। जानती हूँ तू मुझे मन ही मन दादी अम्मा के खिताब से नवाज रही होगी, पर मैं कहे बिना रुकूंगी नहीं कि कुछ वक्त जयंत जीजू के नाम करके उन्हें कुछ रोमांच के पल देकर चौंका दिया कर। जिंदगी का मज़ा इसी में है। ये सब लिख इसलिए रही हूँ ताकि तू मुझे टोके ना। बस मैं कहूँ और तू सुनती रहे, मतलब पढ़ती रहे। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ वह समझे। समझ रही है ना? चिट्ठी को पढ़ते समय अनेक भाव विभिन्न रंगों में लिपटे चेहरे पर आते जाते रहे। अमीशा ने उसके मन को भीतर तक यूं बिलो दिया कि वो उफनने लगा। चिट्ठी दराज में रखकर वह रसोई में आई
तो याद आया आज जयंत के लिए चाय नहीं बनी है। चाय चढ़ाई तो रात के खाने का ख्याल आया। फ्रिज खोला तो जरा जरा सी सब्जियां जाने कितनी कटोरियों को घेरे दुश्चिंताओं की तरह अभी भी पड़ी दिखी। उन्हें निकालकर तत्काल डस्टबिन के हवाले कर कटोरियां धोई। अब की बार फ्रिज खोला तो खाली फ्रिज उसके मस्तिष्क की तरह हल्का लगा फ्रिज भी उसे शुक्रिया बोल रहा है। वह चाय जयंत को पकड़ाकर खाना बनाने में जुट गई। रात को अर्णव को होमवर्क करवा कर उठी तो जयंत बैठक में ही अपने ऑफिस के काम में तल्लीन दिखे। खाना लगा दूं क्या? नुपुर के प्रश्न का हूँ मैं ही जवाब दिए जयंत फाइल लिए टेबल पर आ बैठे। खाना खाकर वापस अपनी फाइलों में उलझ गए। घर का सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता दिखा तो अर्णव को सुलाकर नुपुर कमरे में पहुंची। बिस्तर पर पड़ी नीली साड़ी दिखी। फुर्सत से उसे देखने का मौका ही नहीं लगा। उत्सुकता में हाथ में लिया तो अनायास उसे पहनने का मन हुआया। मनोयोग से साड़ी बांधती नुपुर खुद को दर्पण में निहारती रही। रंग खिल रहा था, फिर भी बिना मेकअप के उसके चेहरे से साड़ी की सुंदरता कुछ फीकी सी लगी। ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉवर खोलकर देखा तो मेकअप का पुराना सामान कब से धूल मिट्टी खाया पड़ा था। कुछ बदरंग डिब्बों शीशियों के ढक्कन गायब थे। पुराने पड़ चुके प्रसाधनों की रंग महक उड़ चुकी थी। लिपस्टिक तो इतनी चीकट हो गई थी कि उसको लगाते डर लगता। क्यों अब तक संभाल कर रखी गई थी ये साफ साफ समझ नहीं आया। पर आज उसने उन सब को हटाकर कुछ जगह बनाई। अमीषा के साथ खरीदे हुए सौंदर्य प्रसाधनों को पैकेट से निकाला और ड्रेसिंग टेबल पर सजाते हुए उनके शेड चेक करने लगी। शेड चेक करते करते वह खुद को बेख्याली में संवारती गई। दर्पण पर नजर पड़ी तो लगा नई नुपुर खड़ी थी। चेहरे से मेल खाती साड़ी की सुंदरता चमक बड़ी लगती थी। साड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर नहीं, वह साड़ी में सुंदर दिखी, बहुत सुंदर। आज वह आत्ममुग्ध थी। ब्यूटी पार्लर में कायाकल्प हुआ या अमीषा कोई जड़ी बूटी सूंघा गई या कुछ उसकी सोच बदल गई या शायद वो खुद अपने रसहीन मशीनी जीवन से उकता गई थी। कुछ ठीक ठीक समझी तो कुछ नहीं। सजी संवरी नुपुर खुद को कैमरे में कैद करने का मोह छोड़ नहीं पाई। बदला रूप और नजरिया ताजगी से भरे थे। उसे खुद में उठती एक अजीब सी सिहरन साफ महसूस हुई, मानो मन में दबा कोई राज खुलने वाला था। स्फूर्ति से भरकर वो कैमरा उठाए जयंत के पास चली आई। अपने ही सौंदर्य बोध से उसके गाल रक्तिम हो रहे थे। जयंत अप्रत्याशित रूप से अपनी पत्नी को सजा सवरा देख हतप्रभ हो गए, पर प्रत्यक्ष में नुपुर बड़ी अदा से उसके हाथ की फाइलों को लेकर एक तरफ बेरुखी से रखते हुए अपनी बाहों को उसके इर्द गिर्द लपेटते हुए पूछ रही थी, कैसी लग रही हूँ? उसकी आंखों में थोड़ी शरारत, थोड़ा गर्व और स्वाभाविक नारी सुलभ सकुचाहट झलकते देख उसके मुंह से शब्द तो नहीं निकल गए, पर अपनी अभिसारिका पत्नी को टकटकी लगाए देर तक देखता रहा। लंबे अंतराल के बाद नुपुर के मन भीतर कुछ नया और कुछ पुराना पहचाना सा स्पंदन हुआ, मानो कुछ चटका हो। मन धड़का तो उसे संभालकर कुछ चंचलता से उसने टकटकी लगाए जयंत को पुकारा, सुनो, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चलें? क्या कहा? हैरत से फैलती सिकुड़ती जयंत की ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेटिक सी आँखों को देखती वह जल्दी से बोली, गोवा चलते हैं।
अपने सेकंड हनीमून के लिए नुपुर के कहने पर जयंत ने उसे ताना मारा, पर अभी तो हमारी शादी को 25 साल नहीं हुए हैं। हम 25 साल पुराने कपल की तरह बिहेव करने लगे हैं। सारा रोमांस हवा हो गया है जयंत। वो उसके कानों में फुसफुसाई तो जयंत ने भी उसकी नकल करते हुए कानों में फुसफुसा कर ही कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता है क्या? नुपुर कुछ तेवर से आंखें मटकाते हुए बोली तो उसी सुर में जयंत ने कहा, लगता भी हो तो क्या? जयंत के जवाब पर नुपुर अरे कहकर पल भर को रुकी, फिर बोली, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। पक्का? पक्का? बदलोगी तो नहीं? कभी नहीं। नुपुर के कहते ही जयंत ने उसे प्यार से अपनी ओर खींचा। कितना एक्साइटिंग करें? जयंत के अधर उसके कानों को स्पर्श करते फुसफुसाए तो उसकी शरारत पर नुपुर शर्म से दोहराती जयंत के सीने से लगकर कुछ लाड़ से धीमे स्वर में अस्फुट शब्दों में बोली, ये मतलब थोड़ा ही था, मैं तो जयंत की बलिष्ठ बाहों ने सुध-बुध बिसराती नुपुर को संभाल लिया था। शब्द नहीं थे वहाँ पर। भूला बिसरा विगत के पन्नों में लिपटा परिचित बिछड़ा एक मीठा सा एहसास उनकी सांसों में घुल रहा था। एक अरसे के बाद दो प्रेमियों ने अपने प्रेम और समर्पण से रात को रात रानी सा महकाकर उसमें चांदनी भर दी थी। रात की खुमारी सुबह तक भी नहीं टूटी। नुपुर को गहरी नींद में सोते देखकर जयंत ने धीरे से मोबाइल उठाया और अमीशा को मैसेज किया, हमारी जिंदगी में रंग भरने के लिए शुक्रिया। थोड़ी ही देर में मैसेज का जवाब आया, माय प्लेजर जीजू, मैं और इंदिवर उदयपुर में हैं सेमिनार में। बड़ा गंभीर विषय है, रोमांस को जीवित रखने के नुस्खे। हा हा। एक बड़ी स्माइली का जवाब भी स्माइली से देते हुए जयंत ने तुरंत इंदिवर को मैसेज किया, सपोर्ट के लिए थैंक्स। जवाब में अमीशा का ही मैसेज आया, मेरी सबसे प्यारी सहेली की हंसती खिलखिलाती रंगों से भरी तस्वीर का इंतजार रहेगा। जयंत उसके मैसेज को पढ़कर मुस्कुरा दिए। सुबह नुपुर ने अमीशा को फ़ोन किया, कैसा रहा तेरा सेमिनार? अच्छा रहा। अभी 2 दिन और हैं। क्या क्या करवाते हैं तुम्हारे बैंक वाले? मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि हम गोवा जा रहे हैं, तुम लोग भी आओगे? अमीशा ने नुपुर को सेमिनार और काम का हवाला देकर मना कर दिया था, पर नुपुर गोवा जाने को लेकर उत्साह से भरी बोल रही थी, अपने काम में इतना मत डूब जा कि जीवन की खुशियाँ रास्ता बदल लें और पता भी न चले। सेमिनार के बाद थोड़ा इंदिवर के साथ भी समय बिता। नुपुर का संज्ञान लेते हुए अमीशा और इंदिवर की हंसी का अंदाज़ा लगाकर जयंत मुस्कुरा दिए। वो इस बात को समझते थे कि नुपुर के जीवन में आया यह सुखद बदलाव संभव नहीं होता अगर इंदिवर और अमीशा उसके साथ खड़े न होते। नुपुर के नीरस और एकरस जीवन जीने की शैली उसकी प्रिय सहेली ही बदल सकती थी। जिस तरह अमीशा ने उसके लिए थोड़े से छल का सहारा लिया, वो उसका एहसानमंद रहेगा। सुनो, आज घर जल्दी आना। कहते जयंत विचारों से बाहर आए और यूं ही धीमे से मुस्कुरा दिए। आज घर जैसा लग रहा था। दीवारों छतों से घिरे मकान में हिसाब किताब बजट जैसे भारी भरकम शब्दों के बीच भावनाओं और इच्छाओं ने भी घुसपैठ कर ली थी। अब मकान को घर में तब्दील होने से भला कौन रोक सकता था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।